हेलो स्टूडेंट। तो आज का हम लोग जो चैप्टर है क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके इक्वेशन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या आता है? न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। हमने ले लिया H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O2, तो ये हो गया हमारा H2O। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारा जो H2 है ये भी गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन था ये भी गैस फॉर्म में, और ये हमारा लिक्विड। मतलब जब हम द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद जब हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है? आपने आयरन लाया, उसके ऊपर मॉइस्चर लगा, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है? रस्ट होना शुरू हो जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। वहां आप देख सकते हैं नए प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, वहां पे नया प्रॉपर्टीज एक बन चुका है। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड, आपने देखा होगा जो दूध होता है वो दही बन जाता है। दूध क्या होता है? दही। अब दही, दूध का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, दही का प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग होता है। तो द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी नई नई प्रॉपर्टीज बनेगी, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मिल्क है उसका अपना अलग प्रॉपर्टी होता है, मिल्क का अपना अलग प्रॉपर्टी होता है। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये क्या बना जाता है? दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। जो कर्ड का जो दही होती है उसका अपना प्रॉपर्टीज एक अलग होती है। ठीक है, तो आपने देखा मिल्क से हमारा क्या होगा? रिएक्शन होने के बाद हमारा कर्ड बन गया, कर्ड मतलब दही बन गया, दही का अपना अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग सब्सटेंस बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो, अगर हम किसी भी चीज को डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, तो उसको कुछ, उसके लिए कुछ चाहिए। तो जो सिंबल फॉर्म में हम दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं? सिंबल के फॉर्म में। यहां देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सिंबल फॉर्मूला में हमने उसको दर्शाया, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ए है, बी है, अब मिलके सी और डी बन गया। जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। ये क्या है? ये सिंबल है। क्या है? मैग्नीशियम का सिंबल है। सिंबल में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग एक पार्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट करते हैं।
रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और देखिए यहां पे अगला प्रोडक्ट, द सब्सटेंस which formed आफ्टर रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो आफ्टर रिएक्शन के बाद बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इज नोन एज प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल यहां देखते हैं हम लोग, क्या बोला गया, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है, द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देख सकते हैं, आपने यहां देखिए सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में है ये, अच्छे पानी बनने के लिए क्या क्या चाहिए था, तो आपको हाइड्रोजन चाहिए था और ऑक्सीजन। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं उसमें, ठीक है। तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो कौन कौन सा रिएक्शन, रिएक्टेंट कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्यों, ये पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में। और जब केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद जो बना है उसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जो दो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, तो लेफ्ट साइड में आपका रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यही बात हो रहा था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेशन, थोड़ा इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। अब इसे बहुत सारे सिंबल दिए होते हैं जो हम उसको समझ नहीं पाते क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टेट, ठीक है, क्या है, फिजिकल स्टेट। सॉलिड को हम डिनोट करते हैं एस से, फिजिकल स्टेट अगर हमारा सॉलिड बनता है तो हम उसको एस से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा इक्वेशन में नीचे दिया होता है, जैसे यहाँ पे जिंक एस दिया है, फिर HCl हमारा एक्वस कंसंट्रेटेड दिया है, फिर हमारा जिंक क्लोराइड हमारा एक्वस दिया है, फिर हाइड्रोजन हमारा गैस फॉर्म में G दिया है, गैस। अब ये डिनोट क्या है, GS AQ, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका सॉलिड है तो वहां पे S लगता है, लिक्विड है वहां पे L लगता है, गैस है वहां पे G लगता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पे AQ लगता है, AQ लगता है। अब देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं, CONC, कौन सा लगाते हैं, डाइल्यूट के लिए डिल लगाते हैं, डाइल्यूट के लिए डिल लगाते हैं, मतलब DIL डिल, ठीक है, ये लगाते हैं उसको डिनोट करने के लिए। अब आगे हम लोग अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बस इसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आता है हीट चेंज, रिएक्टेंट S, प्रोडक्ट S, यहाँ पे हीट प्लस लगा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट में S हीट, प्रोडक्ट S, ठीक है, ये सब बनाया गया। अब यहाँ पे सिंपल से समझते हैं, रिएक्टेंट S टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, आपका प्रोडक्ट S बनता है। अगर रिएक्टेंट हमारा सनलाइट में होता है तो HV भी लगा सकते हैं। रिएक्टेंट आपका हीट के लिए हीट लिख भी सकते हैं, या आप ऐसे लगा सकते हैं साइन को, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जिंक है और HCl है, जिंक हमारा सॉलिड में है, HCl हमारा क्या एक्वस कंसंट्रेटेड है, हीट दिया गया, हीट की जगह पे आप इसके जगह पे ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जिंक क्लोराइड बना रहा है जो कि एक्वस में है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है जो कि गैस फॉर्म में, और हीट हमारा इवॉल्व हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे प्रेसिपिटेट क्या होता है,
देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है कि आपको कड़े बन जाती हैं, रिएक्शन जब होता है तो उसके बाद से वो नीचे कड़े जैसा बन जाता है। जैसे आपने दिखा होगा जो सॉल्ट होता है उस टाइप का, जो सॉल्ट जैसा वो दिखता है ना, उस टाइप का कड़े बन जाती है, या आपका शुगर के जैसा बन जाता है। अब शुगर नहीं बनता है, उसके जैसा बन जाता है, ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है। इट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो बाद में सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, इस टाइप से, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? देखिए बहुत ही, एक्सो मींस होता है बाहर की तरफ निकलना, थर्मिक मतलब होता है हीट, मतलब हीट जब बाहर की तरफ निकलेगी तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। किधर निकलेगा? बाहर की तरफ हीट एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस होता है बाहर की तरफ, और थर्मिक मतलब हीट का निकलना, ठीक है। अब एंडो मतलब आपको पता ही है अंदर की तरफ, थर्मिक मतलब हीट। जब आपको हीट अंदर की तरफ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा तो उसमें क्या कहते हैं? उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट इज स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन or lowering the temperature or pressure needed to the start once without itself being consumed during the reaction formation of ammonium chloride ammonia Fe+। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए। कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप कर देता है, उसको तेज से रिएक्शन कराने लगता है, ठीक है, उसको रिएक्शन करने में सहायता करता है। रिएक्शन करने की क्या करता है? रिएक्शन करने में सहायता करता है, उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन में बेसिकली वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट उसको स्पीड अप दे देता है, उसको जल्दी से रिएक्शन। अब इतना बात समझिए कि जैसे एक आप हैं और एक आपका दोस्त है, बीच में जो झगड़ा कराने वाला होता है वो खुद लड़ता नहीं है, पर दोनों का झगड़ा करा देता है। समझ में आ रहा है? दोनों का झगड़ा करा देता है, दोनों का रिएक्शन करा देता है, उससे हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आया? ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट उसको स्पीड अप कर देता है। रिएक्शन क्या करता है? और तेजी से करना शुरू करा देता है, ठीक है, स्पीड अप दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे, अब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होगा? चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आते हैं। क्या होता है? कलर में चेंजेस आते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या हो गया? ब्लू कलर का होता है। फिर ये आपका ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगा, कलर में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, स्टेट में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? जनरेट हुई, इससे रिलीज हो रही है। यहाँ पे गैस फॉर्म में, और यहाँ लिक्विड, मतलब स्टेट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? गैस से लिक्विड में चला गया, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में ये सारे चीजें होंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होना, एनर्जी बाहर की तरफ निकलना, ये सारे प्रोसेस आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, उसमें अंदर एनर्जी या तो रिलीज करेगी या तो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, या प्रेसिपिटेट बनाएगी। ये सारे कंडीशन उसमें अप्लाई होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जब भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, जितना इस साइड में होगा उतना ही इस साइड में, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
चलिए इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। एक सिंपल सा हम बैलेंस करके यहाँ पे देखते हैं आपको। चलिए Fe प्लस H2O Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4H2 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारा रेक्टेंगल के साइड में कितना एलिमेंट है, H, और ये सामने सेम टू सेम आयरन के सामने आयरन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, अब आपको एक चीज याद रखना है, बीच में वो पार्टिसिपेट, बीच में आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या है, 3 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और ये भी 1 है। तो हमको इसको 3 बनाना है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसके बाहर की तरफ लगा देंगे। अब ये हो गया 3, समझ में आया, 3 हो गया। और ये हमारा पूरा है, यहाँ पे क्या लगाना है हमको, 4 है, तो यहाँ पे हमको 4 लगाना है। डेड में यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हमारा देखिए बाहर की तरफ लग गया, तो 4 2 जा 8 हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, बट हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 4, तो ये भी हमारा हो गया 4 2 जा 8। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग क्लास लिया जाएगा आपको, जिसमें सिर्फ बैलेंस के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अब यहां देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किससे ही समझ में आ रहा है, कंबाइन होना। कंबाइन होना, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं। देखिए ए और बी मिलके ए बी बना लिया, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं, बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया, ये हमारा क्या है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ऐसे आते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे होता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टू bubble the gas through lime water which is dilute solution of the calcium hydroxide। ठीक है, तो लाइम वाटर में पास करेंगे तो कैसा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे तो मिल्की, मतलब मिल्क की तरह हो जाता है पूरा, उसको वो तो पता चल जाता है वो क्या है, कि उसमें वो जो गैस निकल रहा है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। ठीक है, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या जस्ट अपोजिट है, कॉम्बिनेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है। जब हमारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म में 2 और मोर प्रोडक्ट। जब सिंगल आपका रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, और किसमें होता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ए भी था, ब्रेक डाउन होकर ए और बी बन गया। ठीक है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 बन गए। देखिए रिएक्टेंट 1 थे, प्रोडक्ट हमारे 2 बन गए। जस्ट कॉम्बिनेशन के उल्टा होता है हमारा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा, देखिए पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। मतलब थर्मल, जिस रिएक्शन में, मतलब जब रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट का यूज करते हैं, हीट का आपको सहायता लेनी पड़े, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर आपको सनलाइट की आवश्यकता पड़े रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे AgBr, ठीक है, इसमें क्या है आपका सनलाइट का यूज किया जा रहा है, सनलाइट का यूज करके हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो सनलाइट का यूज करेंगे तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आप रिएक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस का कैसे पता करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस का जब गैस निकलता है तो उसके पास आप लेके जाएंगे मोमबत्ती का, तो वो अगर पप पप के साउंड के साथ जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को वहां से पता चलेगा कि इससे रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, डिस्प्लेस। जैसे ए हमारा है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो ये इसके साथ चल जाएगा तो AC बना लेगा, और बी आपका क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ आयन, द एक्सचेंज ऑफ आयन इज नोन एज क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, ये जो प्लस है इस माइनस के साथ, ये जो प्लस है इस माइनस के साथ, तो आपस में क्या होता है, इंटरचेंज कर जाते हैं, तो आयंस म्यूचुअली इंटरचेंज टू ईच अदर इन नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, आयंस का म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, उससे हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख सकते हैं, जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर वहीं रह जाएगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इस प्लस के इस माइनस के साथ चला गया, और ये प्लस इस माइनस के साथ आ गया, तो ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो रिएक्टिविटी सीरीज घटता जा रहा है, जैसे पोटेशियम हाई रिएक्टिव, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, ठीक है, जिंक, आयरन, ये सब धीरे धीरे आके लास्ट में सबसे कम होता है गोल्ड, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। अब 2 पॉइंट है हमारे, रिडॉक्स रिएक्शन एंड क्रोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब एक ही साथ होता है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन नोन एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन नोन एज ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे देखिए Mn के साथ ऑक्सीजन था, बट यहां तो है नहीं, ठीक है, इसके साथ हमारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीडेशन इसका हो गया, रिडक्शन इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां लिखा होगा समझ जाइए रिडक्शन का काम बता रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट जहां लिखा होगा वहां समझ जाइए आपका ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडाइज बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट गेट रिड्यूस, मतलब रिडक्शन होगा तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सिंपल समझने के लिए, यहां से तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन इन अ डेली लाइफ। पहला होता है क्रोजन। क्रोजन क्या है, जब भी मेटल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय बाय केमिकल रिएक्शन, आप देखे होंगे मेटल, बहुत सारे ऐसे पदार्थ आते हैं, मेटल आते हैं जिनको आप मॉइस्चर एयर में छोड़ दो, वो रस्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा, ये है, आया होगा तो खुद चमक रहा होगा, इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया जिसको से रस्ट होना शुरू हो गया, इससे हम क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, क्रोजन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉपर का आप लोग बर्तन यूज करते हैं, वो क्या होता है, पहले तो खूब चमकता रहता है, जैसे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद वो क्या होता है, उसका कलर डीम होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटल आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल रिएक्शन विथ सब्सटेंस इन देयर एनवायरनमेंट सच ए मॉइस्चर
acid, for example rusting of iron, ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आपने देखा होगा। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, बचाएं कैसे, तो कोटिंग मेटल विथ प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है, अब मेटल के ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर डाल दिया तो पेंट कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, या उसके ऊपर ऑयलिंग कर दीजिए, मतलब किसी तरह से वो ऑक्सीडाइज ना हो, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर नमी ना जाए, तब वो आपका सब्सटेंस बच सकता है। ठीक है, लास्ट रेंसिडिटी क्या होता है, द स्पॉलेज ऑफ द फैट्स एंड ऑयल फूड लीडिंग टू अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल। देखा होगा आपने कि तेल वाले जो फैट वाली चीजें होती हैं वो कुछ समय बाद क्या होता है, बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, मिल जाता है, जिसको से उसका जो स्मेल है वो चेंज होना शुरू। स्पॉइल्ड बटर, ओल्ड कुकिंग ऑयल, स्टेल चिप्स। अब इसको बचाएं कैसे, तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर दीजिए। ठीक है, या स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कंटेनर कि जहां पे एयर ना जाए, समझ में, ऑक्सीजन ना जाए। ठीक है, या रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेंसिडिटी से बच सकता है। आपने देखा होगा चिप्स जो होता है, चिप्स जो आते हैं मार्केट में, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको उसको क्या होता है, ऑक्सीजन को नहीं जान देता है, तो चिप्स आपको लंबे समय तक वैसे ही ताजा का ताजा रहता है। जैसे आपने उसमें पीन किया, वहां से आपको नाइट्रोजन बाहर आया, ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो उसको पूरी तरीके से खराब कर देता है, उसका स्मेल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये रेंसिडिटी क्रोजन जो रेंसिडिटी क्या होता है, जब फैट या ऑयली सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसको से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आज के लिए बस आपका यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे।